धीमी आंच पर पकती हुई ये चाय, कानों में सरसराती हुई सर्द हवा का मधुर संगीत और चारों तरफ फैले इस नीले आसमान के नीचे हमारा छोटा सा आशियां। जिंदगी में इससे बेहतर खूबसूरत शाम और कुछ हो नहीं सकती। स्पीति वैली की अपनी इस यात्रा के चौथे दिन आज हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के एक और प्यारे से गांव ताबो में। लेकिन नाको में अपने कल के नाइट हॉल्ट और ताबो की इस सुंदर कैंपिंग लोकेशन में बनती हुई कड़क चाय के बीच करीब 24 घंटों के फासले की हमारी कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग, एक्साइटमेंट और एडवेंचर से भरी हुई है जितनी क्यू मोनेस्ट्री की ये 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मम्मी की कहानी है। तो चलिए अपनी कहानी को नाको की उन छोटी छोटी गलियों से फिर से बुनना शुरू करते हैं, जहां अपने होम स्टे की छत से हिमालय की इन सुंदर वादियों में बहती हुई ठंडी हवा के बीच आपसे अलविदा कहा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको। अभी हम लोग हैं नाको में और हम लोगों ने नाको में एक होम स्टे ले लिया था कल। तो ये देखिए, ये है हमारा होम स्टे जो हमने लिया था। तभी सब सामान ऐसे ही फैला हुआ है। हिमाचल के लगभग सभी होम स्टेज में आपको इस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। नीचे बिछे हुए ये मोटे मोटे कारपेट बाहर की ठंड को जरा भी अंदर नहीं आने देते। सुबह के समय बाहर का तापमान शून्य से भी नीचे करीब -60 डिग्री तक चला गया था, लेकिन अंदर हम लोग सिर्फ एक कंबल में ही पूरी रात आराम से सोए। स्पीति वैली की तरफ बढ़ते हुए आज हमारी अपनी पहली मंजिल थी ताबो, जो यहाँ से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर था। इसीलिए नाको गांव की हमारी ये सुबह काफी रिलैक्सिंग थी। करीब 8 बजे हम लोग आराम से बिस्तर से बाहर निकले, फ्रेश हुए और आगे निकल पड़े। बाईं तरफ है नाको का हेलीपैड। यहाँ पर आपको काफी लोग कैंपिंग करते हुए मिल जाएंगे और इसी से लगती हुई कुछ दुकानें भी हैं जहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और कुछ शॉपिंग भी। दाईं तरफ का रास्ता जाता है ताबो, स्पीति और मनाली की तरफ। तो ये देखिए, सामने है मलिंग नाला। बहुत फेमस नाला है ये, इसको पागल नाला भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ये नाला आता है तो बहुत जबरदस्त वाटर फ्लो, इसका स्ट्रीम बढ़ जाती है। तो अभी देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसमें। ये देखिए, सामने से बड़े बड़े बोल्डर आते हैं और यहीं से पानी आता है बहुत जबरदस्त। तो ये है मलिंग नाला और नीचे का सीन अगर आपको दिखाएं तो नीचे भी देखिए पूरा टूटा हुआ है। नाको गांव से करीब 15 मिनट की दूरी पर स्पीति के सबसे ज्यादा खतरनाक रास्तों में से एक मलिंग नाला आता है, जिसे पागल नाला भी कहा जाता है। यहाँ पर सड़क काफी संकरी है। दाईं तरफ से अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरना, लैंडस्लाइड होना यहाँ की आम पहचान है और सड़क के बाईं तरफ है हजारों फीट गहरी खाई। बरसात और सर्दियों के मौसम में इस जगह को पार करना बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो देखिए गाइस, नाको से हम लोग अराउंड 10 किलोमीटर आगे चले थे। तो उसके बाद वहां तक तो बहुत अच्छा रोड बना है, बीआरओ अभी इस पे काम कर ही रहा है। तो नाको से 10 किलोमीटर आगे चलने के बाद में इस तरह का रोड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी ये बम्पी रोड है पूरा, ये रबल्स पड़े हुए हैं, इसमें छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। मलिंग नाला पार करने के बाद नेशनल हाईवे 505 की जो शानदार सड़क अभी तक हमारे साथ चल रही थी, वो अब खत्म हो गई और हमें हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करने का मौका मिला। साथ ही यहाँ से हमने 12,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे स्पीति नदी हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसे कल हम खाप संगम पे अलविदा बोलकर आगे बढ़ चले थे। और ये देखिए सामने मतलब जीवन हर जगह है। वो देखो, इतना बड़ा पहाड़ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस पहाड़ के नीचे भी यहाँ पे मोनेस्ट्री बना रखी है इन लोगों ने, और ऊपर से पूरा सूखा पहाड़ है, ये कभी भी नीचे आ सकता है। लेकिन जीवन जो है ना, वो उम्मीद पे टिका हुआ होता है। और ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पे इसके नीचे मोनेस्ट्री बना रखी है। और इतने बंजर में भी यहाँ पर देखिए, इतने बंजर में भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। वो देखिए नीचे, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, घर बनाए हुए हैं और अपने झंडे वगैरह लगाए हुए हैं। तो गाइज, ये था सुमदो का चेक पोस्ट और यहाँ पर आपको गाड़ी की एंट्री करानी पड़ती है। तो अभी चल रहे हैं हम यहाँ से आगे। सुमदो में चेक पोस्ट था, वहाँ पे एंट्री हुई। सुमदो विलेज हम पार करते हुए यहाँ से अभी शायद जो ग्यू का कट है वो आगे होगा। तो अभी सुमदो पुलिस चेक पोस्ट पार करने के बाद हम आगे बढ़े तो गलत रास्ते पर मुरमी गांव की तरफ निकल गए।
लेकिन यहाँ पर आपको बड़े बड़े शहरों की तरह खो जाने का डर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर रास्ता आपको सड़कें नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं। यहाँ आपको अजनबी होकर भी अजनबी होने का एहसास नहीं होगा। यहाँ के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीली नदियाँ, प्यारे से लोग और हमारी तरह स्पीति आने वाले फक्कड़ घुमक्कड़ न जाने क्यों आपस में एक दूसरे से खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ सब कुछ अपना ही लगता है। ऐसे ही कुछ बाइकर्स ने हमें रोका और हम फिर से सही रास्ते पर निकल पड़े। तो दोस्तों ये देखिए, ये आ चुका है ग्यू मोनेस्ट्री का कट और सामने ग्यू मोनेस्ट्री स्तूपा भी है जो करीब 500 साल पुरानी ओल्ड मम्मी यहाँ पे वेल प्रिजर्व करके रखी गई है। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। नाको से ताबो के बीच एक काफी सुंदर मोनेस्ट्री और एक गांव है जिसका नाम है ग्यू। NH 505 पर यहाँ से दाईं तरफ करीब 25 किलोमीटर दूर पर एक रिमोट और आइसोलेटेड प्लेस पर बसी हुई ग्यू मोनेस्ट्री सर्दियों में 3-4 महीना बर्फ से ढकी होने की वजह से बाकी दुनिया से कट जाती है। अभी मौसम साफ है और यहाँ से ग्यू मोनेस्ट्री तक जाने का रास्ता भी खुला है। तो बढ़ते हैं ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ। तो अभी जा रहे हैं हम ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ और यहाँ का नज़ारा आप देखिए। नीचे बह रही है नदी और पूरा एकदम रेगिस्तान है। ये देखिए, इसी वैली में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये यहाँ देखिए ऊपर ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़, एकदम पूरा रास्ता एकदम वीरान है, कोई नहीं है यहाँ पे। और बहुत ही आवाज़, आपको बहुत तेज हवा चल रही है तो आपको शायद आवाज़ एकदम साफ से नहीं आ रही होगी। और ये देखिए सामने बर्फ़ के पहाड़ देखिए ऊपर, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है। तो अभी चलते हैं। ये देखिए सामने पूरा एकदम ऊपर बर्फबारी हो रही है, पहाड़ में बर्फ गिर रही है और सामने ग्यू मोनेस्ट्री दिख रही है हम लोगों को। ये देखिए, अब मैं थोड़ा किरण को देता हूँ क्योंकि मेरे को ड्राइव करनी है। यहाँ पे बहुत मतलब मौसम जो है ना वो एकदम डायनेमिक सा हो रहा है, एकदम बिल्कुल चेंज। ऊपर बर्फ गिर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे पूरा। देखो यहाँ तो गाड़ी भी चढ़ने से मना कर दे रही है जी। यहाँ एक समय हमारे लिए ऐसा आया जो बहुत ही मुश्किल भरा था। 2 टन यानी करीब 1800 किलो वजन के साथ इस खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी का मोमेंटम ब्रेक हुआ और हम पीछे की तरफ लुढ़कने लगे। दाईं तरफ इस खाई से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर मैं ब्रेक लगा पाया। किरण और कुक्कू दोनों को बाहर निकाला और थोड़ा सा सामान भी, ताकि गाड़ी का वजन कुछ कम हो सके। पीछे के पहियों पर होल्ड करने के लिए कुछ पत्थर लगाए और थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद हम यहाँ से निकल ही गए। तो ये घुस चुके हैं हम ग्यू विलेज के अंदर। वेलकम मम्मी, वेलकम। ग्यू मोनेस्ट्री चारों तरफ इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है और इन पहाड़ों के ठीक पीछे है तिब्बत। इन पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर से आता हुआ पानी ग्यू गांव की लाइफलाइन है और इसी वजह से इस वीरान रेगिस्तान में भी आपको थोड़ा हरियाली देखने को मिल जाएगी। विलेज के इन संकरे रास्तों से होकर अब हम लोग आ चुके थे ग्यू मोनेस्ट्री। यहाँ आपको 30 रुपीज पर पर्सन की एंट्री फीस देनी होती है और गाड़ियों की एंट्री फ्री है। इसी छोटे से शुल्क से यहाँ के गांव और मोनेस्ट्री का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस निकल जाता है। तो ये है जी ग्यू मोनेस्ट्री और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए कितना अच्छा कलरिंग वगैरह इन्होंने कर रखी है और मंत्र लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये है कुछ ग्यू मोनेस्ट्री और आप देखिए चारों तरफ ऊपर देखिए बर्फ़ के पहाड़ हैं और थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं। अभी हम नीचे की तरफ से आए हैं, वैली की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी। इवन 1-2 जगह पे तो गाड़ी भी चढ़ने को मना कर दिया था। देखिए ये वैली है ग्यू मोनेस्ट्री की। और ग्यू मोनेस्ट्री में आप लगभग 600 साल पुरानी मम्मी देख सकते हैं जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है। ध्यान मुद्रा में बैठी हुई ये मम्मी सांघा तेंजिन की है जो एक बौद्ध भिक्षु थे। स्थानीय लोगों के अनुसार सांघा तेंजिन की मृत्यु 15वीं शताब्दी में हुई थी और उस समय इनकी उम्र सिर्फ 45 साल थी। 1975 में स्पीति वैली में आए एक भूकंप में सांघा तेंजिन की ये मम्मी मलबे में दब गई। इसके कुछ सालों बाद 1981 में आईटीबीपी के जवान जब यहाँ पर सड़क बनाने का काम कर रहे थे तब इस मम्मी को मलबे में दबा हुआ पाया गया और उसके बाद इस मम्मी को इस विलेज में संरक्षित करके लोगों के दर्शन के लिए रख दिया गया। तो ये है ग्यू मोनेस्ट्री। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रहा है और ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर से कुछ व्यूज़ अच्छे आएंगे। तो ये देखिए जी, ऊपर आ चुके हैं हम मोनेस्ट्री के और यहाँ से
आपको ग्यू विलेज का भी व्यू दिखेगा। सामने ग्यू विलेज है और थोड़ी ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिली है। ये देखिए, ये है ग्यू विलेज एंड इसका एक परिक्रमा करते हैं हम लोग। ऊपर के लिए रास्ता बंद किया हुआ है इन्होंने अभी, ऊपर से तो और अच्छा व्यू आता। बहुत ऑसम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नो एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जी ये थे ग्यू मोनेस्ट्री एंड ग्यू मम्मी, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। अब तो ये वापस आ चुके हैं हम ग्यू विलेज से, और जो मेन हाईवे है उस पर मिल चुके हैं। ये देखिए, ये है ग्यू विलेज का बोर्ड, यहाँ से ग्यू विलेज जाने के लिए धन्यवाद। और अब यहाँ से सीधे निकल जाएंगे हम ताबो के लिए या फिर काजा के लिए, दोनों एक ही रोड है। तो काजा और ताबो दोनों एक ही रोड है। तो अभी हम आ चुके हैं हुरलिंग में, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टॉप लिया है क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो ये है बोध डाबा कैफ़े हुरलिंग एट स्पीति। तो गाड़ी हमने ये लगा दी है पार्किंग में यहाँ पे, और यहाँ पे अभी बारिश हुई थी, रोड काफ़ी गीली हुई है। और यहाँ पे दाल रोटी और ये सब नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। तो अभी रोटी मंगाई थी हमने, और ये है हमारा नाश्ता, दाल और रोटी। दाल बहुत अच्छी है, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम नो मिर्च नो मसाला, एकदम प्योर घर की जैसी दाल बनी हुई है। तो अभी नाश्ता करते हैं यहाँ से, उसके बाद फिर निकलेंगे ताबो की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 12:30 वगैरह बज गए थे, तो हम नाश्ता नहीं कर पाए। तो ये आ चुके हैं हमारे मोमो, ये है वेज मोमो, इसके साथ चटनी वटनी दे दो। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आ गए हैं, ये है कैंपिंग जोन। ताबो का कैंपिंग जोन है ये, ताबो से 10 किलोमीटर पहले कैंपिंग जोन है। ताबो पहुंचने से कुछ ही पहले एक काफी खूबसूरत स्टॉप आता है, जिसे कैंपिंग ग्राउंड भी कहा जाता है। यहाँ स्पीति नदी एक लंबा घुमावदार टर्न लेकर नाको की तरफ बढ़ती है, और कैंपिंग में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। और हम भी इस सुंदर जगह में रुककर दिन का लंच यहीं पर बनाना चाहते थे। दोस्तों वेलकम फ्रॉम ताबो कैंपिंग ग्राउंड। मेरे पीछे ये देखिए कैंपिंग ग्राउंड है ताबो का। हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब है यहाँ पे। अभी 2 गाड़ियाँ फंस चुकी थी, वो देखिए एक ऊपर फिगो जा रही है, वो फंस चुकी थी यहाँ पे। तो गाइज ये हाल है, गाड़ी नीचे उतारना तो डेंजरस है यहाँ पे। अभी गाड़ियाँ फंस रही है यहाँ पे, और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। ये गाड़ियाँ फंस चुकी हैं यहाँ पे। फिलहाल हम आधे रास्ते पे हैं, आधे रास्ते पे हमने गाड़ी उतारी है। इतना ही टर्न है, इतना तो हम निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा और नीचे गए तो फिर मुश्किल है। इधर से ही गाड़ी निकल सकती है, इधर निकल सकती है। निकली 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 निकली, फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई। कैसी स्लिप कर रही है गाड़ी बुरी तरह से। अचानक से मौसम खराब हो जाने की वजह से हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा, और हम पहुंच गए समसारा कैंप्स। क्योंकि हमें शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर कैंपिंग करने में ज्यादा आनंद आता है, तो यह जगह हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम हैं ताबो में, और ताबो से पहले ये करीब 4-5 किलोमीटर पहले जगह है। हमको बहुत पसंद आई ये जगह। देखिए सामने पहाड़, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ अगर हो सकता है तो। ये देखिए, और यहाँ पे ये जो बगीचे वगैरह हैं इनके, और ये सब इस तरह से इन्होंने बनाया है। और यहाँ पे ही हमने आज अपना कैंप कराया। ये जो आंटी थी यहाँ पे, इनसे हमने परमिशन ले ली थी, तो आज हम यहाँ पे अपना कैंप कर रहे हैं। ये रोड सीधे काजा को जा रहा है, और ये रोड जा रहा है, ये रोड आ रहा है नाको से। तो स्पीति वैली, यहाँ का कल्चर, बौद्ध संस्कृति और यहाँ के लोगों के अपनेपन को महसूस करने के लिए आप यहाँ के बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट्स को छोड़कर इन छोटे छोटे होम स्टेज में रुकिए। और सच मानिए, यहाँ से लौटते समय आप अपने साथ ढेरों मीठी यादें लेकर वापस जा रहे होंगे। हमारे साथ एक छोटे से बच्चे को देखकर होम स्टे की आंटी खुद ही बिना मांगे कुकू के लिए दूध का एक बड़ा सा ग्लास लेकर के आ गई। ऐसा अनुभव और प्यार आपको किसी रिजॉर्ट या बड़े 5 स्टार होटल्स में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। और डिनर में क्या बन रहा है ये पूछते हैं, क्योंकि ये देखिए अभी सन आसमान पे है। थोड़ा सा जैसे ही सनसेट होगा तो काफ़ी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज डिनर में क्या बन रहा है। तो आज डिनर में बन रहा है आलू सोयाबीन। ओके। और मसाला रेडी है, प्याज टमाटर और सब्जी मसाला ये हमने डाल दिया है, ये अच्छे से भुन चुका है।
अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू और न्यूट्रीला। ये चला गया, मिक्स कर लेते हैं। तो जब तक मसाला और ये आलू थोड़ा सा भुन जाते हैं, इसको थोड़ी देर ढक देते हैं और आपको बताते हैं किचन का सेटअप। इसमें हमारे सारे मसाले, ये हमने हनी लिया था यहीं से ही, और इसमें घी है, अचार है, चीनी है, चाय पत्ती है, चावल है, और इसमें भी पूरा राशन का सामान है। तो आटा है, ये हमने थोड़े चने भी रखे हुए हैं, दाल है, सारी दाल है इसमें, नमक, मैगी, कभी कभी मैगी खाने का मन हुआ तो मैगी भी बना लेंगे, और ये मसाले हैं सारे। ये हमने छोटे छोटे कंटेनर में सारे मसाले रखे हैं, जीरा, नमक, धनिया, हल्दी, तो ये सारे मसाले इसमें हैं। तो ये भी हम इसी के अंदर ही रखते हैं। और इसमें हमने अपना रखा है ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है। तो जी सब्जी मास्टर जो है वो अपनी सब्जी बना के निकल गई हैं और हम हैं चाय मास्टर। तो चाय रख दी है मैंने और ये चाय खौल रही है। दूध जो है वो यहाँ पे वो अमूल वाला या फिर वैसा वाला बहुत कम मिलता है, तो अभी हम टेट्रा पैक ही यूज़ कर रहे हैं ये अमूल का। तो ये भी सही होता है, बच्चों को पीने के लिए वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये गया दूध। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, तो ये प्रोटेक्शन लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत हवा अंदर आई जा रही है। तो इधर उधर से मैंने ये सब चीज़ें लगा रखी है। ये इधर उधर 2 डब्बे रख दिए, इधर ये रख दिया और इधर अपनी बन रही है चाय। तो ये देखिए जी सनसेट होता हुआ यहाँ पे, और हवा भी बहुत तेज़ हो गई है यहाँ पे। तो इसलिए अभी से हम लोगों ने ये अपना सब्जी तो तैयार हो गई थी और अभी ये पराठे बना करके रख दे रहे हैं। रोटी बनना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज हवा इतनी तेज़ चल रही है कि रोटी सीख नहीं पाएगी। तो इसीलिए फटाफट हम लोग पराठे बना करके, जितनी देर में रोटी ऊपर निकाल रहे हैं उतनी देर में ये तवा जो है वो ठंडा हो जा रहा है। तो पराठा बनना कंपैरेटिवली इजी है। ये देखिए पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो एक बार ये जब सब बन जाएगा, ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है पूरा। तो ऐसी हवा में खाना बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी फटाफट खाना बना करके निपटाते हैं इसको। सब्जी बन चुकी है हमारी, चाय वगैरह हमारी हो चुकी है और एवरीथिंग इज सेट। तो सूर्य धूप जो है वो, ये देखिए धूप जाने से पहले ऊपर देखिए धूप जा चुकी है। अभी यहाँ पे जो आंटी थी वो बता रही थी कि यहाँ से जो जंगली बकरी हैं वो आती हैं बहुत सारी, क्योंकि नीचे ये इन्होंने मटर वगैरह की खेती कर रखी है, तो इनको खाने के लिए आती है। तो फिर इन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं, जैसे ये वो केज के अंदर एक कुत्ता बता हुआ है, बहुत ज़बरदस्त कुत्ता है, तो उसको भगाते हैं फिर वो। तो गाइस ये देखिए शाम हो चुकी है, हमारा भी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। उधर चाय रखी हुई है, एक बार की चाय और पियेंगे, दिल भरानी चाय पी के उस वक्त, तो अभी और पियेंगे। और उधर हमारी पानी की बोतलें हो गई। ये हमारा थोड़ा बहुत सामान है जिसको हम एडजस्ट करेंगे। ये डस्टबिन जहाँ हम सारा अपना डस्ट वगैरह रखते हैं और उसके बाद डस्टबिन में डाल देते हैं। उधर हमारा पोर्टेबल पानी का जर्कन है, उसको बाहर ही छोड़ देंगे, आज कोई नहीं ले जाता। और इधर दिखाते हैं आपको, और ये देखिए सामने का पहाड़, एक बार ऐसे देखिए व्यू, और वो देखिए सामने वो बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये पूरा इनका गार्डन है, एप्पल गार्डन है। और यहाँ पे मटर की खेती भी होती है, मटर बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, मटर की खेती होती है। और ये देखिए कुछ सब्जी वब्जी भी लगी हुई है इनकी, मेथी लगी हुई है शायद ये। और ये हैं सेब के पेड़, तो अभी सेब इनमें आना शुरू हो रहे हैं, छोटे छोटे एप्पल के पेड़ हैं ये। और उधर देखिए ये है कैंपिंग का एक और पार्ट। सूरज ढलने के बाद पानी में हाथ लगाना यहाँ के सबसे कठिन कामों में से एक है। इसीलिए रात के खाने की सारी प्रिपरेशन करने के बाद कैंपिंग लाइफ का एक और पार्ट हम यहाँ पर पूरा कर रहे थे, थोड़ी हंसी मजाक के साथ। रात होने को थी और अपना बिछौना तैयार हो चुका था। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने रात के सोने और डिनर करने का अरेंजमेंट। तो गाइस रात के लिए हम लोग ऑल सेट हो चुके हैं। ये देखिए एकदम, ये मंकी कैप है, रात को मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और गला में मफलर वफलर पूरा एकदम सेट हो चुका है। और अब आपको अपना बेड सेटअप दिखाते हैं हम कि हम सोते किस तरह से है। तो ये देखिए ये अंदर से कुछ इस तरह से है, और ये पिलो है, उधर किरण सोती है, बीच में कुक्कुस हो जाता है, इधर मैं सो जाता हूँ। तो मुझे मतलब उधर के लिए थोड़ा सा पिलो मैं एक लगा लेता हूँ, बाकी के लिए आराम से हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि ये तो इधर से हो गया जी, अब उधर, और ये देखिए इधर से हम इस तरह से सोते हैं। और ये पूरा हम तीनों के लिए ना बहुत आराम से, मतलब ये समझिए कि इसमें मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 8 इंच है, और मैं आराम से इसमें पूरा पैर फैला करके यहाँ तक पूरा पैर फैला करके सो जाता हूँ। हम डिग्गी बंद कर देते हैं रात में, तो अंदर पूरा बेड बन जाता है। अब आगे का हम सामान का क्या करते हैं वो आपको दिखाता हूँ कि ये जो सामान है, हमारे जितने भी सामान है उसको हम आगे की सीट में सेट कर देते हैं। ये देखिए
जैसे हमने ये पूरा सामान जो है अपना दोनों सीटें आगे करके उसमें सेट कर दिया। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे कर्टेन्स हैं। अभी रात में सोते वक्त हम ये सारे कर्टेन उठा करके वहाँ लगा देंगे। वो हमारा टॉयलेट टेंट हो गया। और उसके बाद में अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ खाने का क्या सिस्टम है। खाना हमने पूरा बना के रख लिया है अपना अभी से, और जब हमको खाना होगा रात में तो हम इधर आएंगे, इसको खोलेंगे तो ये है कुकर, ये प्लेट, और उधर हॉट केस में रखी हुई है रोटियां, पराठे जो अभी हमने बनाए थे। इधर रखी है सब्ज़ी और इधर रखी है प्लेट्स और थाली। और पानी की व्यवस्था भी हम यहीं पे रख देते हैं, पानी इसके नीचे। और ये हमारे वो कपड़े हैं जो हम, जैसे हैंड वॉश हो गया, हैंड टॉवल हो गया, वो सब कपड़े इसमें रखे रहते हैं हम लोग, ताकि हम निकाल सकें आसानी से। तो ये देखिए गाइस, ये फुल बेड, डबल बेड की रज़ाई है और काफ़ी मोटी रज़ाई है ये। इसको एक रज़ाई हम रख लेते हैं। और उसके बाद हमने और भी रखा हुआ है, गर्म चादरें भी रखी हुई हैं। अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो गर्म चादर रखने हमने कहाँ रखी है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये जो सीट है, इस सीट के नीचे जो कंपार्टमेंट है, ये वाला कंपार्टमेंट आप देख सकते हो। इसके अंदर जैकेटें हैं हमारी और पूरी गर्म चादरें हैं। और ये देखिए ये प्लाई है इस तरह से। तो ये देखिए सेटअप हो चुका है हमारा बेड, और इसके अंदर हम आ चुके हैं। और ऊपर हमने ये देखिए इस तरह से फेरी लाइट लगा रखी है। और मैं बलून फुला रहा हूँ, और बलून ये नहीं, वो एयर पिलो। तो ये कोको अपना एयर पिलो फुला रहा है। और इस तरह से देखिए ये फेरी लाइट लगा रखी है हमने पूरा अंदर। और अंदर यहाँ से दूर से दिखाता हूँ तो ये इस तरह का है पूरा। और आगे ये देखिए पूरा बहुत आराम से, इसमें बहुत अच्छी जगह हो जाती है। और अब हमारा प्लान है आराम से इसमें मूवी लगा के मूवी देखेंगे। शहरों की तमाम सुख सुविधाओं, भीड़ भाड़ और एडवांस टेक्नोलॉजीज के उस पार, स्पीति के इस रिमोट एरिया में बेहद कम संसाधनों, हर एक दिन कुछ नए अनुभवों, कुछ नई चुनौतियों और कुछ नए लोगों से मिलने, उन्हें समझने वाला ये बंजारापन इस छोटी सी जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक है। स्पीति नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत से गांव ताबो में कल की ठंडी सुबह और बर्फ से ढके हुए सफेद पहाड़ों के बीच से झांकते हुए सूरज के साथ आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।